नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा में हुए सुधारों के संबंध में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे अब तक पुरानी जो समितियों हैं, आज हम पढ़ेंगे यशपाल समिति। तो जैसा कि ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यशपाल समिति 1992-1993, अर्थात जो यशपाल समिति आई थी वह 1992-1993 में आई थी। यह समिति आई क्यों, इसके लिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि जब संवैधानिक प्रयास के अंतर्गत जो आपने पुराने समितियां और संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपने पढ़ा, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986, इसके बाद राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति 1992 जब आपने पढ़ा तो उसमें जो सुझाव दिए गए थे अब उनको लागू किया गया, लेकिन यथावत जो परिणाम नहीं पाए गए तो परिणाम स्वरूप तत्कालीन राज्यसभा सदस्य आर.के. नारायण, तत्कालीन जो राज्यसभा सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य आर.के. नारायण, आर.के. नारायण, इन्होंने एक समिति के गठन करने का प्रस्ताव रखा कि जिससे कि हम शिक्षा में जो एक गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, हमको गुणवत्ता सुधारने का प्रयास में जो कार्य करना है उसके संबंध में इन्होंने एक समिति का प्रस्ताव पारित किया और यह जो समिति बनी इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 8 थी। कुल सदस्य कुल सदस्य 8, जिसमें से जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, इसलिए इस समिति को हम यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। जहां तक यशपाल समिति के सदस्यों का प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यशपाल समिति में जो सदस्य हैं उनका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लें और याद कर लें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि यशपाल समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी और यशपाल समिति की जो टैगलाइन है वो क्या है। तो आप लिखेंगे शिक्षा बिना बोझ। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है वह 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत की। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 15 जुलाई 1993, और इस समिति का जो लोग अन्य नाम से भी जानते हैं वह यह है कि इसे हम राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति। इसके अलावा इस समिति को हम ज्ञान का विस्फोट समिति के रूप में भी देखते हैं। ज्ञान का विस्फोट समिति हम इसलिए देखते हैं क्योंकि पहली बार इसी समिति में ज्ञान का विस्फोट समिति के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि यह वह समिति थी जिसने गुणवत्ता में खास करके सुझाव दिए। कोई नया प्रयास इन्होंने नहीं किया, बट जो प्रयास थे पहले के, जो सुझाव थे पहले के, उसी सुझाव में उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया। और जो बच्चों के ऊपर बोझ हो रहा था, इस बोझ को कम करने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए इसको हम ज्ञान का विस्फोट कहते हैं। और इस समिति की जो टैगलाइन थी शिक्षा बिना बोझ, शिक्षा बिना बोझ। जैसे आपने पढ़ा समिति कोठारी आयोग की
भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है और उनकी लॉर्ड मैकाले की अंग्रेज पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय हिंदी साहित्य की से श्रेष्ठ है। और चार्ल्स ग्रांट ने कहा था कि हम समाज का सुधार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह से इन लोग यशपाल समिति का जो एक टैगलाइन है, शिक्षा बिना बोझ, और इसी के आधार पे उन्होंने अपनी पूरी जो रिपोर्ट है प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं यशपाल समिति के प्रमुख सुझाव। जहां तक यशपाल समिति के सुझाव का प्रश्न है, तो सबसे पहले इनका जो टैगलाइन था शिक्षा बिना बोझ के, तो इनका तात्पर्य है कि जो बच्चों के बस्ते हों उसका बोझ कम हो। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के जो बस्ते हैं उनका बोझ कम हो। और इन्होंने ये कहा कि ये जो बोझ होगा वह प्राथमिक स्तर पे वह 4 kg से ज्यादा नहीं होगा, अर्थात बच्चों का जो बैग होगा उसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत उपलब्धि है, व्यक्तिगत उपलब्धि को हम हतोत्साहित करते हैं। अर्थात कक्षा में जो किसी छात्र की पर्टिकुलर कोई एक व्यक्तिगत उपलब्धि हो, जैसे कि गा लेता है या बहुत अच्छा चित्र बना लेता है या बहुत अच्छा फिजिकल क्रियाकलापों में वह पार्टिसिपेट करता है, इस प्रकार की जो व्यक्तिगत उपलब्धि है हम उसको हतोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे हम व्यक्तिगत उपलब्धि को हम बढ़ावा देंगे या पुरस्कृत करेंगे, तो जो एक हर्षोल्लास के साथ अधिगम होता है, कक्षा अधिगम, वह नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप जो बच्चों में एक निराशा की भावना घर करेगी और उनमें जो होने वाला अधिगम है वह नकारात्मकता की तरफ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हम सामूहिक उपलब्धि को बल प्रदान करते हैं। सामूहिक उपलब्धि को अर्थात जो कक्षागत कार्यक्रम है, अर्थात जो व्यक्तिगत कार्यक्रम थे उनको हम नहीं बल प्रदान करते हैं, हम सामूहिक उपलब्धि को बल प्रदान करते हैं। इससे क्या है कि बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विचार संचार होगा। बच्चे जो भी कार्य करें वह समूह में रहकर कार्य करें, इससे एक नए समाज का निर्माण होगा और बच्चे जब समाज में जाएंगे तो सामाजिक भावना का भी उनके अंदर निर्माण होगा और इससे सभी बच्चों में किसी प्रकार की कोई हतोत्साहित या कोई किसी प्रकार की कुंठा का वो शिकार नहीं होंगे और उनमें जो विकास का चरण है और आगे होगा। इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी बात यह कही कि पाठ्यक्रम निर्माण में विकेंद्रीकृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, अर्थात जब पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है उस समय जो अध्यापक हैं उनका सहयोग होना चाहिए। इसके बाद जो विद्वान है या जो लर्नर है या जो एजुकेटेड पर्सन है, जो सहयोगी कार्य है, उनका जो सहयोग होना चाहिए। इसके बाद छात्रों का भी सहयोग एवं रुचि ध्यान में रखनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम हो इसमें अधिक से अधिक अध्यापक, अधिक से अधिक विद्वान, अधिक से अधिक छात्रों की रुचियों, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और ये जो पाठ्यक्रम हो वह
बहुत लेंदी ना हो, कम से कम हो, और इनके अंतर्गत जिससे कि शिक्षा में जो बोझ है वह कम से कम हो सके। आगे इन्होंने ये कहा कि हम प्राथमिक स्तर पे प्रवेश हेतु साक्षात्कार, इंटरव्यू या परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। अर्थात जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 1, 2, 3 या नर्सरी या यूकेजी के बच्चे हैं, उस उनके प्रवेश हेतु किस प्रकार की कोई परीक्षा, किस प्रकार की कोई इंटरव्यू या साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए और इनके द्वारा उस शिक्षा में हुए प्रगति और गुणवत्ता में की देखरेख किया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात होना चाहिए, शिक्षक एवं छात्रों का जो अनुपात होना चाहिए वह 1:30 का होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक के बाद जब हम उच्च शिक्षा में जाएंगे तो जो ये शिक्षक और छात्रों का अनुपात होना चाहिए वह आपका 1:40 का होना चाहिए। अर्थात प्रति 40 बच्चों पे एक टीचर, प्रति 30 बच्चों पर एक टीचर, अध्यापक। ये इनकी संस्कृति थी। इसके अलावा इन्होंने यह कहा कि हम शिक्षा में जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी मान्यता पर कड़े मापदंड निर्धारित करते हैं। अर्थात कोई भी प्राइवेट संस्थान स्थापित होगा तो उसमें हम जो है कड़े मापदंड स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों में किसी प्रकार की कोई जो कमी हो या उसमें एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई कमी होने न पाए, उन बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके बाद इन्होंने आगे ये कहा कि विद्यालय में जो पुस्तक है वह विद्यालय की संपत्ति होनी चाहिए। पुस्तक विद्यालय की संपत्ति होनी चाहिए। अर्थात पुस्तक स्कूल में ही रहे, पुस्तक जो है स्कूल में ही रहे, बच्चा कम से कम पुस्तक और कॉपी के साथ स्कूल आए और अध्ययन अध्यापन करे, जिससे कि ये जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना हो, वहीं से बच्चा जो है पुस्तक खरीदे और वहां से ले और अपने अध्ययन अध्यापन को करे। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि गृह कार्य हैं वह उनकी जो विषय पुस्तक है, विषय पुस्तक से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पुस्तक जो है विद्यालय की संपत्ति हो जाएगी तो बच्चे जब पुस्तक खरीदेंगे ही नहीं, पुस्तक लेकर आएंगे जाएंगे ही नहीं, तो जब उनको होमवर्क कंप्लीट करने की बारी आएगी तो फिर वो किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे? क्योंकि पुस्तक तो विद्यालय में रह गई, होमवर्क करेंगे कैसे? तो उनको होमवर्क जो भी सब पुस्तक से अलग होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। इस तरह से जो आप देखते हैं यह एक बहुत बड़ी संस्कृति की एक बहुत बड़ा सुझाव था, जिससे कि छात्रों में एक पढ़ने के प्रति नई ललक, नया एक विश्वास जागृत होता है और जो बच्चे हैं वह अध्ययन अध्यापन के प्रति और अधिक अग्रसर होते हैं। इसके बाद इन्होंने अगली बात यह कही कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। किसके लिए? शिक्षकों के लिए।
अर्थात हम अगर अध्यापक हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के घर में अगर कोई माता पिता या भाई बहन प्राइमरी में या प्रारंभिक शिक्षा में कोई अध्यापक हैं, तो समय समय पर 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए 3 दिन के लिए डाइट पे प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं यह समाज एक विकासोन्मुख समाज है और नए नए तरीके के नए नए सिद्धांत और सिद्धांत यंत्रों का खोज और आविष्कार होता रहता है। परिणाम स्वरूप अगर हम बहुत पहले के पढ़े हुए रहेंगे तो नए युग में आने वाली जो नई टेक्निक है जो उसको हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो नई तकनीकी होती है, जो नया सिद्धांत होता है, उन सबको जो है सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे जो अध्ययनरत अध्यापक हैं, जो सेवारत अध्यापक हैं, वो प्रशिक्षण लेकर अपने अध्ययन अध्यापन को, बच्चों में अधिगम को और ज्यादा कारगर कर सकें। यहां तक अगले सुझाव का प्रश्न है, तो यशपाल समिति ने यह कहा कि हम प्राथमिक स्तर पे विज्ञान विषय पढ़वाने के पक्ष में नहीं है। अर्थात प्राथमिक स्तर पे जो विज्ञान विषय है उसका अध्ययन अध्यापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञान विषय है जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसको समझने में असफल रहते हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो रटने की प्रवृत्ति है उससे हमारा जो अध्ययन अध्यापन है वह मुक्त होना चाहिए। अर्थात जो हम शिक्षण दे रहे हैं या जो हम बच्चों में अधिगम स्थापित कर रहे हैं उसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो छात्र है अगर गणित का अध्ययन कर रहा है, ठीक, गणित का अध्ययन कर रहा है और उसमें गणित के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वह रट लेता है और अगर एग्जाम में वे आंकड़े दूसरे होते हैं, सवाल तो वही रहता है लेकिन उसमें जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, हम बदल देते हैं, तो चूंकि अगर वह रटा रहेगा तो उस क्वेश्चन को गलत कर देगा। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो पाठ्यक्रम हो उसमें स्थानीय बोलचाल के मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र है वह तत्कालीन समय के परिस्थिति विशेष और कथानक और समाज से आसानी से अपने आप को जोड़ सकता है। इस प्रकार से आपका जो यशपाल समिति है समाप्त होता है।